नमस्कार दोस्तों, बातें अनकही सी विद सफल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं वो एक कवि, एक रिटेल प्रोफेशनल, एक पिता और पति होने के साथ साथ ही एक पिज्जा मेकर भी है। तो इन तमाम गुणों के जो मालिक हैं वो हमारे सामने बैठे हैं आज। उनका नाम है श्री भृगुनाथ चौरसिया, जो मूलतः बनारस के रहने वाले हैं और आज हमारे इस कार्यक्रम में हम उनका स्वागत करते हैं। तो चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और उनसे बातचीत शुरू करते हैं। तो भृगु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर बातें अनकही सी विद सफल में। और तो सबसे पहले भृगु जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपका अर्बन ऋषि से क्या कनेक्शन है, क्योंकि आपका मैंने कई जगह ट्विटर हैंडल पे भी आपका मैंने जो नाम देखा तो काफी कौतूहल उत्सुकता हुई मुझे। तो सबसे पहले दर्शकों को ये बताएं कि ये अर्बन ऋषि कौन है शख्सियत और क्या उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच मिस्टर सपन, आप आए हमारे पास और मेरी कहानी सुनाने का मौका दिया मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली ये नाम ये अर्बन ऋषि का किस्सा मेरे नाम से जुड़ा हुआ है। तो मेरा नाम भृगु है। भृगु एक ऋषि थे, महर्षि थे, आपको पता है, सभी लोग जानते हैं जी। तो अभी मैं शहर में पैदा हुआ, मैं बनारस में पैदा हुआ जी। तो ये अर्बन हुआ जी और मेरा नाम एक ऋषि का है। तो मैंने कहा कि जब मैं लिखता हूँ, मैं कविताएं लिखता हूँ, तो लिखते वक्त एक नाम देना होता है जी। इससे नीचे एक होता है कि यहाँ लोग अपना एक जैसे तखल्लुस भी कह दे या पेन नेम या। तो फिर मैं ढूंढ रहा था कि मैं किस नाम से लिखूं। बचपन में मैं भृगुवंशी नाम से लिखता था जब मैंने स्टार्ट किया था। बाद में मैंने अपना एक ब्लॉग बनाया, तो उस ब्लॉग के लिए फिर मैंने एक हैंडल अपना बनाना चाहा। फिर ये अर्बन ऋषि नाम मुझे जचा और मैंने ये चुना और ये काफी लोगों को पसंद भी आया। जी हाँ, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग आपके फॉलोअर्स हैं और बहुत सुंदर सुंदर आपने इसमें रचनाएं भी मैंने आपकी पढ़ी हैं। तो हम उसका डिटेल भी जरूर बताएंगे दर्शकों को कि वो आपकी रचनाओं को पढ़ें। तो भृगु जी, शुरुआत से, जैसे कहते हैं ना कि शुरुआत से शुरू करते हैं, तो बेहतर ये होगा कि हम थोड़ा सा पीछे जाएं और समय के, जैसे कहते हैं, अंतराल को पीछे का रास्ता तय करें और बचपन में थोड़ा सा जाते हैं आपके। तो बचपन आपका कैसे बीता? और बनारस, चूंकि हम सभी जानते हैं बहुत पौराणिक शहर है, तो बनारस में कैसा बचपन बीता? थोड़ा सा घर के बारे में, अपने माहौल और कैसा आपकी जो कहना चाहिए जो अपब्रिंगिंग थी वो किस तरीके से रही, कैसे बताना चाहेंगे आप अपने बचपन के बारे में? ये तो बहुत ही आप मुझे नॉस्टैल्जिक कर रहे हैं। जी जी हाँ जी हाँ। वाराणसी में मैं पैदा हुआ जी। और जैसा कि बनारस में एक अलग तरह का ही कल्चर है जी, लोग उसे बना हुआ रस कहते हैं जी, बस आपको पीना ही है जी, ठीक है। तो एक अल्लड़पन है, एक मस्ती का शहर है। तो उस शहर में पैदा होना भी अपने लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप बनारस में पैदा होते हैं तो कुछ चीजें तो आपके साथ अपने आप ही जुड़ जाती हैं, जैसे पॉलिटिक्स, लिटरेचर, आर्ट, कल्चर। ये चीजें वहाँ की मिट्टी में है, आबो हवा में है जी। वो वहाँ का रिक्शा वाला भी होगा ना, तो वो भी मुशायरा सुनता होगा। बिल्कुल। अगर वहाँ पे हमारे यहाँ पे मुशायरे होते हैं तो रातों के 3-3, 4-4 बजे तक मुशायरे होते हैं और रिक्शे वाले, पान के गुमटी वाले, ये लोग भी वहाँ पे मुशायरे सुनते हैं जी। तो बेसिकली मेरी स्कूलिंग और BSc ड्रॉप आउट हूँ मैं। ओके। उसके बाद फिर मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया मैंने इंग्लिश लिटरेचर में। ओके। तो BSc तक की पढ़ाई जो भी सेकेंड ईयर तक की मैंने बनारस से ही की जी। बहुत ही
इतना मतलब उस समय, आज बच्चों को जो प्रेशर है वो प्रेशर वगैरह हमारे समय में नहीं थे। जी हाँ, जी हाँ, उस समय इतना ठीक है, नहीं था। और फैमिली में भी लोग बहुत ही फ्रीडम वाले थे, फ्री माइंड के थे, और एक बनारसीपन, अल्लड़पन फैमिली में भी था, वो हमारे अंदर भी था। स्वच्छंदता का माहौल हाँ जैसे कहते हैं। बिल्कुल स्वच्छता, ऐसा कुछ नहीं है, जो करना है करो, जी, जी। जैसे जीना है जियो। बस माँ बाप आपको इतनी ही मतलब हिदायतें देते थे कि भाई कुछ गलत मत करना। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, बाकी आप अपने मन का पढ़ सकते हैं, जी। अपने मन का खा सकते हैं। जी, जी। तो एक बहुत ही अल्लाहपन भरा बचपन रहा हमारा। जी, तो कोई खास खेल की तरफ झुकाव था, या जैसे आम बच्चे जो हम लोग क्रिकेट या गली क्रिकेट कहते हैं, या कभी फुटबॉल खेल ली, कभी कुछ खेल लिया, कभी बैडमिंटन, या किसी खास खेल से भी प्रभावित रहा भी, या जनरली सारे ही खेल खेलना आपका इसमें था? मुझे स्विमिंग का बहुत शौक था, जी जी। बट वहाँ पे माता जी मतलब जाने नहीं देती थी कि गंगा जी में जी, जी। क्या होता है कि अगर आप लर्निंग में हैं जी। तो कहीं अगर क्लोज हो, स्विमिंग पूल वगैरह हो, तो लोग माँ बाप प्रेफर करते हैं। जी तो समय नहीं दे पाया मैं, बाद में मैंने सीखा अभी। तो हम लोग रनिंग, साइकिलिंग और स्विमिंग, ये तीन जो स्पोर्ट्स हैं वो मेरे बहुत ही फेवरेट हैं, और वो मैं करता रहा बचपन से। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और बचपन में जैसा कि हम बच्चों से आज भी पूछते हैं, और उस समय पूछते थे कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे, ये एक कौतूहल, घर में कोई मेहमान आता था, बिल्कुल। है ना, कोई रिश्तेदार आया, तो वो रिश्तेदार का पहला सवाल एक ऑब्वियस ये सवाल ही होता था कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे। तो क्या भृगु जी आप बचपन में कोई खास महत्वाकांक्षा या कोई खास प्रोफेशन की तरफ था जो आप बनना चाहते थे, या आप बहुत ही सहज भाव से कि जो आएगा जैसा होगा वैसा करेंगे, या कुछ दिमाग में था आपके कि मैं इस तरफ जाना चाहता हूँ, ऐसा कोई ड्रीम या ऐसा कोई सपना आपने देखा बचपन में? अच्छा याद दिलाया आपने भारतीय रिश्तेदारों के बारे में। जी जी। मतलब बस कैमरे नहीं होते इंटरव्यू, तो वहाँ भी होता है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, अगर मैं कहूँ कि हाँ मैं बिल्कुल कोई एक एम बना के चला था तो शायद गलत होगा, बिकॉज मैं मेडिकल, मतलब मेरे फैमिली चाहती थी कि मैं मेडिकल करूँ, तो इसीलिए मैंने वो स्ट्रीम चुना भी। मैंने बीएससी भी की और मैंने 2 साल मैंने तैयारी भी किया, बट बहुत सक्सेस मेरी नहीं मिली जी। उसमें, और भी कई कारण थे, पर ठीक है। तो मैंने हमेशा वो चुना जो मुझे आगे आगे दिखता गया। राइट। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि जहाँ तक का रास्ता दिखता है वहां तक जाओ, आगे का रास्ता उसके बाद दिखेगा। वाह। तो मैं बस वैसे ही जी चलता गया और अभी देखिए यहाँ पे। जी 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 जी। तो आपकी जो तबीयत, जैसे आपने कहा कि नेचर, आपने कहा कि बनारस में रहने की वजह से, और बनारस में भी कई बार गया हूँ, मेरा भी सौभाग्य है, मैं कई बार काशी गया हूँ, तो वहाँ का माहौल ऐसा है कि जैसे कहते हैं कि एक मस्त सा माहौल है, मतलब आप जो जीवन की बाकी चिंताएं हैं उनसे मुक्त होके, और आप घाट पे बैठे हुए हैं और पूरी कचौड़ी का नाश्ता हो रहा है सुबह, और एक बहुत ऐसा अल्हड़पन, जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, अल्हड़पन का माहौल था। तो आपकी उस अपब्रिंगिंग के दौरान कौन सी शख्सियतें थी जिन्होंने आपके उन फॉर्मेटिव ईयर्स, जो कहते हैं ना कि एक शख्सियत जब बन रही होती है किसी की, तो किन शख्सियतों ने आपके ऊपर प्रभाव डाला, या आप किन से ज्यादा प्रभावित हुए और आपने उनसे कुछ लिया अपने अंदर, जिसे कहते हैं नहीं आत्मसात किया आपने, तो कौन सी ऐसी शख्सियतें थी उस समय? बहुत ही कठिन सवाल है ये, बिकॉज इसलिए क्योंकि कोई बड़े से बड़ा राइटर हो, बड़े से बड़ा कलाकार हो, साहित्यकार हो, संगीतकार हो, बड़े से बड़ा महात्मा हो, सबको बनारस आना होता है। जी जी बिल्कुल। तो हम लोग जो बनारस में रहते हैं ना, उनको सब कुछ मिलता है, थोड़ा थोड़ा खिचड़ी हो जाती है। जी। मतलब कोई साहित्यकार भी आ रहा है, नेता भी आ रहा है, सब लोग वहाँ पे आते थे। जी तो अब मेरे घर से 1.5 किलोमीटर दूर लमई है जी प्रेमचंद जी का निवास। जी। तो वहाँ हम लोग ऐसे जाते थे जैसे कोई तीर्थ स्थान हो, जी तो खेलने चले जाते थे। वहाँ पे जो उनके स्मारक के पास एक चापाकल लगा मंडल, जी जी भाई जी। उससे हम लोग पानी पीते थे, बोलते थे कि प्रसाद पी के आ रहे हैं। जी जी जी। ये पानी नहीं प्रसाद है। प्रसाद है, राइट। तो जयशंकर प्रसाद जी थे, मतलब हमारे यहाँ बनारस में ही इतने कवि हैं। जी। मैंने लाइव शाह बनारसी को सुना हुआ है, ठीक है। मुशायरे होते थे, हम लोग अक्सर कवि सम्मेलन, मुशायरा मैंने कभी छोड़ा नहीं। जी जी बचपन में 2-3 बार मैंने मार भी खाया घर पे। जी जी। जस्ट बिकॉज मैं मतलब स्कूल से निकला और कोई मुशायरा हो रहा है, मैं रुक गया, और मैं फोन तो थे नहीं, जी जी घर पे फोन था ना मेरे पास फोन था, जी। तो हम इन्फॉर्म नहीं कर पाते थे कि हम कहाँ रुके हुए हैं। जी। और शाम को सपोज 6-7 बज गया, 8 बज गया, अब घर आए, घर वाले बता ढूंढने निकल गए, बच्चा कहाँ चला गया। जी जी जी। तो काफी कुछ था। अगर आप देखेंगे तो फ्रीडम फाइटर्स में
तो मतलब भगत सिंह, इन लोगों से भगत सिंह, महात्मा गांधी की मैंने जीवनी पढ़ रखी थी, जी। इनसे मैं काफी प्रभावित था। उसके अलावा सिनेमा और बुक्स का बहुत ज्यादा असर रहा मेरे ऊपर। राज कपूर ने करीब करीब बर्बादी कर दिया मुझे। जी जी। तो हाँ, उनकी फिल्में और उनका बहुत बुरा असर रहा मेरे ऊपर। ओके हाँ, जैसे अगर मैं देवानंद की कोई पिक्चर देखता तो 2 दिन तक देवानंद ही बन के घूमता रहता है। ओके ओके। हाँ जी हाँ जी 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 जी। तो इस तरह से, और फिर अगर हम बात करें थोड़ा और आगे चले, बचपन से थोड़ा सा और अवस्था में आप आगे बढ़े, जब थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि युवा अवस्था की तरफ आए, तो साहित्य की तरफ, क्योंकि मैंने आपकी बहुत सारी रचनाएं ट्विटर पे, मैं आपको फॉलो करता हूँ और मैंने देखता हूँ जो आप जो कपलेट्स लिखते हैं, जो 4 लाइनें जो आप लिखते हैं, बड़ी खूबसूरत, और वो साधारण नहीं लगती मुझे, उनमें बहुत अर्थ भी छुपा होता है। तो इस साहित्य की तरफ आपका झुकाव बनारस की वजह से रहा, जैसा कि आपने कहा मुशायरों में भी जाते थे आप, आपने जो थे कबीर दास से भी आप प्रभावित रहे, वहां भी जाते थे आप, या कुछ और भी आपको लगता था कुछ कारण थे कि आप अपनी जो मनस्थिति है उसको कविता के जरिए कहना चाहते हैं, या ये कैसे, इस तरफ झुकाव कैसे बढ़ता गया आपका? डेफिनेटली कविता या कुछ भी अगर कोई लिखता है तो वो कई बार ऐसा होता है कि जब आप कुछ कह नहीं पाते तो उसे लिख देते हैं। जी जी, ऐसा भी होता है जी। बट एक दिलचस्प घटना छोटी सी बताऊं मैं आपको। हाँ बिल्कुल, सुनना चाहेंगे हम लोग सभी। हम एक बहुत ही किताबी परिवार से हैं जी। मेरे दादाजी के पास सारे पुराण, ऋग्वेद वगैरह सब कुछ था जी। तो बचपन से हम लोगों ने देखा लोगों को पढ़ते घर में। जी। पापा भी मेरे बहुत पढ़ाकू थे, किताबें मेरे घर में अलमारी भर के पड़ी रहती थी, तो हम लोग पढ़ते रहते थे, बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं लिख सकता हूँ। जी। तो उस समय ग्रीटिंग कार्ड का बहुत दौर था जी। 2000 से लेकर के 2008 तक। हाँ जी, आर्चीज वगैरह और गैलरीज, हाँ, लेटर्स। जी जी। तो जिस मोहल्ले से मैं ताल्लुक रखता हूँ बनारस में, तो वहाँ पे मतलब एजुकेशन का स्तर थोड़ा सा डाउन था, हम लोग पढ़ने वाले थे और मैं थोड़ा पढ़ने में ठीक ठाक अच्छा था जी। तो आसपास के लोग लव लेटर लिखवाने आते थे। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, तो ग्रीटिंग कार्ड्स पे क्या होता था, लोग शेरो शायरी लिखा करते थे। हाँ जी हाँ जी। तो मैंने भी लिख दिया, तो भैया बोले सुनाओ, मैंने सुनाया, पड़ोसी थे, तो उन्होंने बोला यार ये तो पिछले बार भी यही लिखा था यार, कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ तू तो पढ़ा लिखा है, कुछ नया बना। अरे मैं कोई शायर थोड़ी हूँ जो बनाऊं, यार कोशिश तो कर। हाँ जी। तो उस दिन रात को सोते वक्त मेरे दिमाग में आया यार चलो कुछ नया 1-2 लाइन जोड़ के, करना ही क्या है, जोड़ना ही है, लाइन जोड़ के देखता हूँ। फिर मैंने बनाया एंड काफी मतलब मैंने 20-25 शेरो शायरी, दोस्ती यारी और उस तरह के लिख डाले। तो अगले दिन जब मैंने लिखा तो लोग काफी वाहवाही हुई, जिन भी लोगों के लिए मैंने लिखा, तो तब मुझे लगा कि शायद कुछ है, और वहां से स्टार्ट हुआ अच्छा ये लिखने का। तो जी, और फिर आप उस तरफ आगे बढ़ते चले गए और एक एक कदम आप आगे बढ़ाते चले गए। तो क्या अभी आपने सोचा है कि इन रचनाओं को जो हैं उनको कभी आगे भविष्य में संकलित करें, किसी पेपर बैक फॉर्म में लाएं, या किसी है ना छोटी सी किताब के माध्यम से, ताकि वो आपके चाहने वालों तक या और जो पढ़ने वाले हैं जो उन तक पहुंचे एक संकलित रूप में, ऐसा सोचा है क्या? हाँ बिल्कुल, मैंने एक वेबसाइट अभी बनाई हुई है जी, theurbanrissy.in करके। जी। उसमें मैं अपने ब्लॉग्स लिखता रहता हूँ। जी जी। आप एक मेरी ई बुक है, अमेज़न पे ऑलरेडी है, अच्छा, पब्लिश्ड है, ठीक है, मौन नाम से। जी जी। तो है और मैं करता रहता हूँ। अभी थोड़ा सा समय का अभाव है, समय का अभाव कहना तो सही नहीं रहेगा, प्रायोरिटीज दूसरी हो रखी हैं। जी जी। तो अभी मैं रुका हुआ हूँ, बट हाँ वो मेरे अंदर है कि मैं कुछ ना कुछ करूँगा। जी। ओके, तो भृगु जी अब हम ये जानना चाहेंगे कि एक तरफ जब आपने अपनी एजुकेशन, जैसे आपने बताया कि आपने कानपुर यूनिवर्सिटी से अपनी कंप्लीट करी, और उसके बाद आपका प्रोफेशनल लाइफ में कैसे एंट्री करी आपने, कैसे आप अपनी पहली जॉब, पहला इंटरव्यू, और उस समय कैसे आपने अपने प्रोफेशन को चुना या उसने आपको चुन लिया, और रिटेल में कैसे आना हुआ, तो कैसे एंट्री ली आपने? पहले एजुकेशन खत्म किया फिर जॉब स्टार्ट किया, ऐसा नहीं है। ओके, हाँ जी। जब मैंने बीएससी ड्रॉप आउट किया वहाँ पे और वाराणसी छोड़ा, मैं लखनऊ आया। जी। तो क्राइस्ट लाइक कानपुर यूनिवर्सिटी से मैंने इंग्लिश लिटरेचर में अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट किया। हाँ जी। एंड साथ में ही मैंने पिज्जा हट में पहली नौकरी अपनी स्टार्ट की। ओके, तो पिज्जा हट से आपने अपना शुरुआत करी? पिज्जा हट से मैंने स्टार्ट किया जी। सितंबर 2006। अच्छा जी। मुझे याद है 5 सितंबर था उस दिन।
तो शिक्षक दिवस होता है। शिक्षक दिवस होता है जी हाँ शिक्षक दिवस के दिन मुझे पहली नौकरी मिली थी। ओके तो मैंने वहां से स्टार्ट करा था अपना करियर। ओके एंड फिर एक दो चांस ऐसा हुआ कि लाइक वहाँ एक कस्टमर आए हुए थे एंड आई वाज नॉट अबाउट भाई कौन है कैसे हैं मुझे नहीं पता था, मैं तो अपना काम कर रहा था जी उनको शायद पसंद आया होगा मेरा रवैया और तो उन्होंने मुझसे बात किया और उन्होंने बोला कि हमारे साथ काम करोगे। मैंने कहा सर अभी तो मैं काम कर ही रहा हूँ, बताइए सर आप मिलते हैं इसके जॉब के बाद मिलते हैं सर अगर आप कोई कॉन्टैक्ट कर दीजिए तो मिले। वो फन सिनेमाज एक नया ब्रांड आ रहा था मार्केट में जी उस समय हमारे शहर में, तो वो वहाँ पे स्टोर मैनेजर थे। उन्होंने मुझे ऑफर दिया और मैंने फन सिनेमाज ज्वाइन कर लिया। अच्छा वो फन रिपब्लिक मॉल गोमती नगर में हाँ जी हम उसके ओपनिंग टीम में थे। जी जी अच्छा तो फिर वहाँ से एक बड़े मॉल में जब मैं गया तो वहाँ पे पूरा रिटेल का एक कल्चर आया, मतलब कि यूपी में एक तरीके से स्टार्टिंग था जी हाँ रिटेल कल्चर का। हाँ उस समय शुरू हो रहा था ऑर्गेनाइज बिजनेस का स्टार्टिंग था जी उस समय हम लोग वहाँ पे शुरू किया। फिर वहाँ से मैक्स जोडियक एंड ब्लैकबेरीज तो ऐसे करते करते फिर मैंने लास्ट कंपनी मेरी एडिडास थी। तो काफी लंबा अगर हम 2006 से अब मान के चले आमिर साहब ने बताया तो 2006 से और किस वर्ष तक आप रिटेल में थे मतलब अभी 6 मंथ बैक 2002 का जो स्टार्टिंग था 22 हाँ 22 का जो स्टार्टिंग तक मैं रिटेल तो में करीब 15-16 साल हम मान के चलते हैं 15-16 साल बिल्कुल जी आपने रिटेल को दिया जो एक बड़ा रिटेल जी सर्विस एंड रिटेल जो एक लंबा समय है और एक लंबा अनुभव आपने गैदर किया और इकट्ठा किया। उसके बाद जैसा कि हमारी कुछ बातचीत हुई थी और आपने बताया कि आप तो इस कैफे की कल्पना आज हम जिस कैफे में बैठे हैं यूनिटी कैफे में तो रिटेल में तो आप थे ही और पिज़्ज़ा हट में भी आपने काम किया शुरुआत में तो ये कैफे की कल्पना और किन परिस्थितियों से क्योंकि आप शायद यूपी से बाहर काम कर रहे थे अभी आप पंजाब साइड में थे और फिर पंजाब से वापस यहाँ पे आना और इस कैफे को ये कैसे हुआ ये हम जानना चाहते हैं कि ये परिवर्तन इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया आपके जीवन में। हाँ इस तरह के बड़े बड़े परिवर्तन मेरे जीवन में चलते रहे जी तो एक्चुअली कैफे का प्लान मेरा जब मैं बीएससी कर रहा था जी जी तो हम लोग चाय पीने जाते थे दोस्तों के साथ। जी हाँ तो मैं हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज से वाराणसी में मैदागिन के पास अच्छा ठीक हाँ जी है। तो वहाँ पे हम दोस्त लोग सामने कंपनी गार्डन है तो कभी खाली होते थे हम लोग क्योंकि बीएससी वालों को टाइम नहीं मिलता ठीक है ना सुबह जाओ शाम तक कंटिन्यू करते रहो। तो जब हमें टाइम मिलता था हम लोग चाय वाय पीने जाते थे तो वहाँ पे एक छोटा सा कैफे था तो हम लोग वहाँ चाय पिया करते थे। तो मैंने कहा यार ये कैफे मुझे खोलना है ये कैफे मुझे खोलना है। तो ये मेरे दिमाग में बहुत पुराना आइडिया था मतलब एक कभी कभी होता ना जैसा आपने बोला कि या तो आप प्रोफेशन को चुनते हैं या प्रोफेशन आपको चुन लेता है। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे वो वाला सीन था मेरे दिमाग में था शायद मैं इसको अट्रैक्ट कर रहा था काफी टाइम से हाँ लेकिन जहाँ जहाँ जिंदगी ले गई वहाँ वहाँ मैं जाता गया जो प्रायोरिटी में था वो करता रहा। जब इस लायक हुआ तो मैं समझूं कि हाँ मैं क्या चाहता हूँ या क्या मुझे करना चाहिए फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं जो मैं करना चाहता था मैं वही करूँगा। फिर मैंने नौकरी छोड़ी और इस कैफे की तरफ मुड़ा। बहुत देर हो चुका था सारी की सारी जमा पूंजी भी खत्म कर चुका था मैं मेरी बेटी के इलाज में। हाँ ये काफी आपने मुझे बताया था कि ऐसा कुछ समय मुश्किल दौर आया आपके परिवार में और उस मुश्किल दौर से निकलने में आपने काफी समय और धन दोनों ही व्यय करा और आपकी काफी जमा पूंजी उस समय और फिर कोविड का टाइम भी चल रहा था पिछले 1.5 साल काफी उसमें भी उथल पुथल रही तो उसमें निकलने में आपको काफी मुश्किलात आई। तो वो मुश्किल समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब ये मुश्किल का दौर आता है क्योंकि हम लोग घबरा जाते हैं एक और कई बार गलत फैसले ले लेते हैं तो उस समय आपने अपने आप को संभालते हुए और इस कैफे के बारे में सोचना तो ये प्रेरणा कैसे आई आपके कि मुश्किल दौर से भी निकलना है धन भी सारा व्यय हो चुका है और फिर भी ये कैफे का आपने सोचा। हाँ मैंने बताया आपको कि भाई वाराणसी पैदा होने का एक फायदा तो होता ही है जी कि अगर हमारे पास आज शाम के खाने का है तो हम कल का नहीं सोचते जी जी ठीक है। तो
एक अल्हड़पन तो होता ही जी। है। और हमें पता है कि लाइफ गोज ऑन, इतना लंबा एक्सपीरियंस और किताबें, लोगों से मिलना, सत्संग करना, जी। ठीक है। तो एक चीज तो दिमाग में थी कि कुछ न कुछ तो होगा, जी ये नहीं होगा तो कुछ और होगा, कुछ और नहीं होगा तो कुछ और होगा। क्योंकि जिंदगी कभी नहीं रुकती, लाइफ गोज ऑन, ये चलती रहती है। जी। आप रहें ना रहें, कोई आए कोई जाए, जी जीवन की सबसे अच्छी बात यह है कि जीवन चलता रहता है। जी तो परेशान था, मैं बहुत परेशान था। और कोविड का टाइम था तो कोई था भी नहीं, जी ना दोस्त यार परिवार। जब मैं अपनी बेटी को हॉस्पिटल में लेके मतलब दिल्ली में गंगाराम में इलाज करा रहा था, उसमें मैं और मेरी वाइफ से कोई नहीं था वहाँ पे, कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। कुछ एक दो दोस्त जो दिल्ली में थे वो मुझसे मिलने जरूर आए। एक अंकित शर्मा है, वो मिलने आए थे मुझसे। इसके अलावा और कोई नहीं आ पाया। तो मैंने बहुत कुछ नया सीखा उस बुरे वक्त में। जी मैंने पढ़ाई भी खुद की, बताया मैंने, घर छोड़ा मैंने, मैं लखनऊ आया, पढ़ाई मैंने खुद की, खुद ही अपने पैसे कमाए। मैंने हाई स्कूल के बाद बच्चों को ट्यूशन करा करके एक नई साइकिल खुद खरीदी थी। अच्छा पापा दिलाते, जी जी। बट पता नहीं एक सेंस ऑफ ये है ना, खुददारीपन जो होता है, मतलब मुझे खुद ही करना है, ये था बचपन से। कहाँ से आया वो मुझे नहीं पता। जी जी तो ये बचपन से था कि नहीं यार, खुद कुछ करना है, खुद कुछ करना है। तो मैं पैसे मांगता नहीं था किसी से। बट इस दौर में ये एक ऐसा दौर आया कि मुझे सबसे मांगना पड़ा। जी। और आपने मुझे बताया था कि आपने क्राउड फंडिंग का, तो इस बारे में भी थोड़ा सा बताएं। वही मैंने बोला कि मुझे सबसे मांगना पड़ा। जी जी। मतलब मुझे क्राउड फंडिंग करनी पड़ी। जी तो पहले मैं थोड़ा झिझका। जी जी एक होता है ना कि हाँ। भाई यार मैं मांगू पैसे सबसे। फिर मैं पढ़ रहा था कुछ, तो पढ़ते पढ़ते कहीं मैंने कुछ पढ़ा कि जब हम लोग वसुधैव कुटुम्बकम बोलते हैं और पूरा पृथ्वी अपना घर ही है, तो हम भाई बहन हैं। जी जी तो सिर्फ कहने के लिए है। अगर हम सब एक हैं और हम सब भाई बहन हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, सहजीविता है, तो मांगने में किसी सर। और कोई अगर आप कोई किसी गलत चीज के लिए तो नहीं मांग रहे, तो अच्छी चीज के लिए मांगना बुरा नहीं है, ये मैंने सीखा। जी जी। और अगर आप मांगेंगे तो आपको मिलेगा, ये भी मैंने सीखा। अगर आप आगे आकर के लोगों से नहीं, अगर आप मदद मांगेंगे तो मिलेगा। मुझे नहीं पता सचिव कैसा था, द्वापर कैसा था, और आज लोग कहीं तो कितना आप कुछ भी पोस्टते हैं लोग कि नहीं दुनिया बड़ी खराब हो गई। मुझे नहीं लगता ऐसा। दुनिया बहुत ही ब्यूटीफुल है, लोग बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। अगर आप अपनी समस्या एक अच्छी नीयत के साथ लेकर जाएंगे, आपको मदद मिलेगा, 100% मिलेगा। जी। तो इस कैफे को आपने जब ओपन करा, तो क्या आपको लगता है कि जो आपने सोचा था, जितने परिणाम आपने सोचे थे, या जो जिस सफलता के बारे में, क्या वहां तक अभी पहुंच रहे हैं, या अभी आपको लगता है कि लंबा सफर तय करना है? क्योंकि अभी आपने जल्दी ज्यादा समय नहीं हुआ है इस कैफे के साथ, लेकिन क्या क्या चीजें आपने कौन कौन से स्टेप्स को कवर कर लिया है, और किस बाकी है कौन से स्टेप्स कवर करना इस कैफे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत ही मजेदार सवाल है। और अगर मैं सच कहूँ तो हम जब नौकरी कर रहे होते ना, तो काम तो हम सब कुछ कर रहे होते हैं। एक मैनेजर, एज ए मैनेजर मैंने एक स्टोर के लिए करीब करीब सब कुछ किया हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि हम सब कर रहे हैं, और हमें प्रोजेक्ट भी देख रहे हैं, मैनेजमेंट भी देख रहे हैं, ठीक है, कस्टमर सर्विस भी देख रहे हैं, हाइजीन भी देख रहे हैं। बट इन सब के बाद भी एक चीज होती है जो ऑनरशिप होता है ना, वो एक अलग चीज है। तो जब आप बिजनेस करने उतरते हैं ना, तो फिर आपको समझ में आता है कि आप एक मैनेजर के तौर पे क्या कर रहे थे और उसकी क्या अहमियत थी, और एक बिजनेस ऑनर होना क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर होना क्या होता है। ये जब आप बिजनेस में हाथ डाल देते हैं फिर आपको पता चलता है। तो कई चीजें मैंने नई सीखी, कई चीजें, ठीक है। उस समय जब हम किसी से बात करते थे और जब कोई चीज को निगोशिएट करते थे, तो हमारा मेंटल स्टेटस क्या होता था कि हम इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। जी जी जी। एक आपके पास लेगेसी है, हिस्ट्री है, डेटा है, और आप जब खुद अपने घर पे जाते हैं किसी से और आपको कोई सुनता भी नहीं है, जी जी जी। क्योंकि आपके पास ना कोई लेगेसी है, ना कोई हिस्ट्री है, ना कोई डेटा है। जी हाँ, क्योंकि आप खुद बनाने में लगे हैं उस लेगेसी को, और आप क्रिएट कर रहे हैं एक्चुअली। बिल्कुल सही। स्क्रैच से शुरू करना, जी 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 जी। स्क्रैच से शुरू करना इज वेरी टफ। जी हाँ। तो मैंने शुरू किया, और दिमाग में कुछ ऐसा नहीं था। एक छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसमें ऐड जरूर करूंगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल।
कि जब मैं शुरू करना चाह रहा हूँ, मैंने कहा मेन्यू क्या होगा, या मैं क्या बेचूंगा, या मैं स्टाफ रखूंगा तो कितना खर्चा, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो मैं करूँ क्या, मतलब क्या करना चाहिए। तो मैं नौकरी छोड़ने के बाद में एक हफ्ते की ब्रेक पे गया था ऋषिकेश, हरिद्वार। तो हरिद्वार में मैं मौन व्रत पे था जी, करीब 9 डेज का। ओके, 9 दिन के मौन व्रत पे था। तो मैं जब आप बाहर से मौन हो जाते हैं, जब आप किसी और से बात नहीं करते तो आप खुद से बातें करने लगते हैं। तो मौन व्रत इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये मेरी लाइफ का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। जी हाँ। तो मैं ऋषिकेश हरिद्वार में गायत्री पीठ में था मैं वहाँ पे। तो वहाँ पे हम 9 दिन के मौन रखते थे। तो वहाँ पे सुबह उठना और शाम तक पूरा साधना का क्रम था और आपको बोलना नहीं होता था। वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं सोचता रहता था, खुद से बातें होती रहती थी कि यार जैसे मैं ऐसे हम स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे होते हैं, किसी जगह उलझ जाते हैं, वीडियो देख लिया, नेटफ्लिक्स चले गए, तो हम एक्चुअली मेरा फोकस हो ही नहीं पाते। ठीक है, अब आप जब किसी पर्टिकुलर जगह पे गए हैं और 9 दिन आपको कुछ बोलना नहीं है, फिर आप अपने आप से बात करते हैं, अंदर की यात्रा, सेल्फ रियलाइजेशन से बोलते हैं। जब वो हुआ तो मैंने कहा यार मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत जो थी वो मैंने पिज्जा से किया था। तो आई वॉज द बेस्ट पिज्जा मेकर एट दैट टाइम। 2006 में जब यूपी में शायद 2-3 ही पिज्जा हट रहे होंगे जी, उस समय मैं बेस्ट पिज्जा मेकर था। मैंने कहा यार पिज्जा बनाना मुझे आता है, चाय बनाना मुझे आता है, कॉफी बनाना आता है, तो क्यों ना मैं पिज्जा कैफे खोलूं जहाँ पिज्जा और कॉफी है। वो हरिद्वार में उस आश्रम में बैठे मेरे दिमाग में ये आया एंड मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने कहा बस यही करना है मुझे, कहीं से भी शुरू करूंगा, जो मेरे पास सुविधाएं अवेलेबल हैं, सड़क पे ठेका लगा करना पड़ेगा वो भी करूंगा, बट मैं करूंगा ये। आया कहाँ से आया मुझे नहीं पता, सबकॉन्शियस से आया या ऊपर से है या कोई संकेत है ईश्वर का। फिर मैं आया और आने के बाद ही उससे पहले 1 महीने तक मैं दुकानें ढूंढता रहा, लोकेशन ढूंढता रहा, मुझे नहीं मिला। वहां से मैं आया और मेरे तुरंत लोकेशन मिला एंड सारा कुछ हो गया। तो मैंने अभी अगर मैं बोलूँ तो मैंने ब्रांडिंग अपने डब्बे से अपने नाम के, कंपनी के नाम के छपवा लिए हैं, नाम रजिस्टर कर लिया है, फूड लाइसेंसेज वगैरह सब डन है, हाइजीन वगैरह आप देखे हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। एंड सॉफ्टवेयर ले लिया है, बिलिंग शुरू कर दिया है जी। काफी ये मैं इसको कहता हूँ ये मेरा एक प्रयोगशाला है जी। जी, मैं यहाँ एंटरप्रेन्योर बन रहा हूँ। जी हाँ, ये एक अंडा है, एक प्रोसेस में है अभी, ये एक बीज है जी। अब इस बीज से देखते हैं कि ये पेड़ कहाँ तक पहुँचता है जी। मैं इसको सींच रहा हूँ अपनी तरफ से, खाद पानी दे रहा हूँ जी। जी बिल्कुल, और आपको फल मिलेंगे क्योंकि जब आप सही नियत से वृक्ष की बीज की देखभाल करते हैं तो सही समय आने पर फल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हाँ, तो प्रभु जी कुछ किन पंक्तियों से आप अपनी बात को रखना चाहते हैं तो प्लीज। अभी परसों डे बिफोर यस्टरडे मैंने एक कविता एक बंद पढ़ी थी, मैं तो सुनाता हूँ, काफी टाइम बाद, क्योंकि अभी बीच में उतार चढ़ाव और समय अभाव में मतलब बहुत कमी दिखा पा रहा हूँ। सुनाता हूँ। हाँ जी। तो बेसिकली ये कविता है चुनाव, एक हम चॉइसेस, कि क्या हम चुनते हैं और वो चुनाव ही हमें जीवन में कहीं ले जाता है, या हम उसी चुनाव दर चुनाव कुछ बनते जाते हैं। बेसिकली ये है। तो हम पहले खुद ही जाले बुनते हैं, हम पहले खुद ही जाले बुनते हैं, ऊपर नीचे इधर उधर चारों तरफ, फिर खुद को कोसते हैं कि हाय किस्मत कहाँ फंस गया, जबकि कोई किस्मत नहीं फंसाती है, कोई किस्मत नहीं फंसाती हमें, हम खुद ही फंसना चुनते हैं, हम खुद ही फंसना चुनते हैं, चुन चुन कर ही तो बनता है व्यक्तित्व, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी आदतों से व्यक्तित्व बनता है, तो चुन चुन कर ही तो बनता है व्यक्तित्व। और जीवन क्या है? फैसले और चुनाव। बहुत बढ़िया। तो दर्शकों आपने देखा कि किस प्रकार रिभु जी ने इन पंक्तियों के जरिए हमें बताया कि जीवन में चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। हम किस प्रकार का चुनाव करते हैं, हम सही चुनाव करते हैं या गलत चुनाव, हमारा जीवन फिर उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है। और जिसे कहते हैं दिशा और दशा दोनों ही परिवर्तित
जाती है। तो अगर आप अपने जीवन की दिशा और दशा बदलना चाहते हैं तो हमारे आज के साक्षात्कार से आपको जो भी सीख मिलती है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ सीखा होगा, कोई प्रेरणा ली होगी। और मैंने तो सच मानकर बहुत सारी प्रेरणा ली कि मुश्किल समय में अपनी मनस्थिति को काबू में रखना और सही फैसले और सही चुनाव के जरिए अपनी दिशा को कायम रखना, अपनी दिशा पे कायम रखना और अपने काम को सही दिशा में आगे बढ़ाना। ये हमने गुरु जी से आज बातचीत में सीखा, उनको सुना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो उनका जो ये कैफे है और ये जो उनका वेंचर है, इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे, ये एक बहुत बड़े ब्रांड के रूप में स्थापित हो और हम दोबारा फिर इसी कैफे में और एक और दूसरी जगह में बैठ के कुछ वर्षों के बाद हम रिव्यू जी से फिर से बात कर रहे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों आपने इस साक्षात्कार का आनंद लिया होगा। और अगर आपके कोई और सवाल है तो इसमें मैं रिव्यू जी का जो ट्विटर हैंडल का लिंक है वो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आप उन पर जाके उनको फॉलो कर सकते हैं, उनकी रचनाओं का आनंद उठा सकते हैं और उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ कभी इस तरफ आना हो आपका, ये यूनिटी कैफे जो है ये कुर्सी रोड की तरफ है, आदिल नगर की तरफ है, इसका एड्रेस भी मैं लिंक में जरूर दूंगा। तो आप आए यहाँ पे और खाली कविताओं का नहीं, उनके बनाए हुए पिज्जा का भी आनंद लें। और मैं तो कई बार ले चुका हूँ, आज भी लूंगा, तो आप उसका आनंद लें। और इसी उम्मीद के साथ हम आपसे अगले एपिसोड में, अगले भाग में किसी और शख्सियत के साथ साक्षात्कार करेंगे और उनसे हम बातें करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, आपने जो समय दिया हमारे चैनल के लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपके चैनल में और नित नए आप सोपानों को चढ़ें और नई नई सफलताएं प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मैं स्टोर का नाम बताता हूँ एक बार, यूनिटी पिज्जा कैफे। ये यूनिटी सिटी चौराहे पे है, तो जरूर आए और एक बार ट्राई करें हमारा पिज्जा। जी बिल्कुल।